हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सन स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ऑप्शन ए है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन सी है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन डी है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। देखिए, एक ट्रिक है बचपन एमबीए। बचपन एमबीए, ये ट्रिक के मतलब क्या है? बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल और यम से म्यांमार, बी से भूटान और ये से अफगानिस्तान। ये भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से बनाता है, फिर इसके बाद में चीन से बनाता है, फिर उससे कम पाकिस्तान से, फिर उससे कम नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से और सबसे कम सीमा किससे बनाता है? तो अफगानिस्तान से। बांग्लादेश से भारत जो है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है और जो है अफगानिस्तान से कितना बनाता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से बनाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे सबसे कम, इसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आरोही क्रम में है। तो सबसे कम हमें देखना है कि सबसे कम किसकी सीमा मिलती है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 राज्य दिया हुआ है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये जो 3 राज्य हैं इन्हें हमें नहीं लेना है क्योंकि यही 4 राज्य दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है हम आरोही क्रम से करेंगे। तो सबसे कम नेपाल से बनाता है, फिर पाकिस्तान से, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा चीन से और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से भारत सीमा बनाता है। तो किस में है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो नेपाल, फिर उसके बाद में चीन, फिर उसके बाद में जो है नेपाल, फिर उससे ज़्यादा पाकिस्तान, फिर उससे ज़्यादा चीन, फिर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। तो ये जो है बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसको हम मैप में देखते हैं। तो आपको मैप की ओर ले चलते हैं। ये क्या है? ये जो है ये मैप है भारत का। अब देखिए, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो खड़ी रेखा है वो देशांतर रेखा होती है। तो ये देशांतर रेखा है। मान लिया जाए यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है और इसके बाद में यहाँ पर भोपाल है और इसके बाद में यहाँ पर है हैदराबाद और यहाँ पर है बेंगलुरु। जो दिल्ली है, दिल्ली के ठीक नीचे यानी कि जिस देशांतर पर दिल्ली स्थित है वहीं पर भोपाल स्थित है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन भोपाल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो है इस जो देशांतर रेखा है उसके समीप क्या है? हैदराबाद और ये बेंगलुरु, ये 2 बचे। जो हैदराबाद है ये दूर है किससे? देशांतर रेखा से, और हैदराबाद से नज़दीक बेंगलुरु है, इसलिए बेंगलुरु को यहाँ हम लेंगे क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली के समीप, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के जो सबसे समीप देशांतर है वो क्या होगा? बेंगलुरु होगा, क्योंकि हैदराबाद इस देशांतर रेखा से बेंगलुरु की अपेक्षा दूरी पर है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा बेंगलुरु। आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न है कि यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा पर सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? जो कोहिमा है और कोट्टायम है, अब सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा भारत का मैप।
अब मैप में आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये है सेवन सिस्टर राज्य और यहाँ पर है नागालैंड। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। हम नागालैंड को यन से लिखेंगे, यानी यन मतलब नागालैंड। तो नागालैंड में कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और जो कोट्टायम है ये केरल राज्य का एक शहर है। तो केरल यहाँ पर है और केरल में कोट्टायम शहर है। अब यहाँ पर नागालैंड कोहिमा है। अब यहाँ से चलेंगे सबसे पहले तो हमें राज्य मिलेगा असम। असम के बाद आएंगे तो हमें मिलेगा राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा तमिलनाडु। अब देखिए, गिन लेते हैं कितने राज्य हो गए। तो सबसे पहले नागालैंड 1, फिर जो है असम 2, 3 पश्चिम बंगाल, 4 उड़ीसा, 5 आंध्र प्रदेश, 6 तमिलनाडु और केरल 7। यानी कि हम अगर जो कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा पर सड़क मार्ग से करते हैं या आते हैं तो कितने राज्यों से हमें गुजरना होगा? 7 राज्यों से। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश और डी जो है चौथा है झारखंड। अब इसको भी हम मैप के सहारे समझेंगे। तो आपको मैप की ओर ले चलते हैं। तो ये जो है मैप है भारत का। अब मैप में हम लोग देखेंगे, ये जो है भारत का मैप है, यहाँ पर गुजरात है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे इधर पश्चिम है। अब पश्चिम से हम पूरब की ओर जाएंगे। यहाँ पर पश्चिम है और ये पूरब दिशा है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा गुजरात। गुजरात के बाद में यहाँ पर राजस्थान थोड़ा टच करता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है और इसके बाद में छत्तीसगढ़। इसके बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में आता है पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है और सबसे जो है पूरब में आता है मिजोरम राज्य। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किस राज्यों से होकर जो है गुजर रही है? तो ये 8 राज्य हैं। इसमें कौन कौन राज्य आते हैं? देखिए, गुजरात आता है, सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती है। फिर छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। झारखंड आता है तो झारखंड से भी गुजरती है। यानी कि 1, 2, 4। तो 1, 2 और 4 ये तीनों राज्यों से ऑप्शन के अनुसार गुजरती है। तो इसका जो है सही उत्तर 1, 2, 3, 4 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से होकर गुजरती है। यानी कि जो प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं वही दिया हुआ है। तो उसमें 1 और 2 और 4 था। तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। कितने तटीय राज्य हैं भारत में? सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप। यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये गुजरात राज्य है। तो कितने तटीय राज्य की संख्या हमें बतानी है? तो सबसे पहले जो है तटीय राज्य गुजरात है। यहाँ पर गुजरात है और गुजरात के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य गोवा है। गोवा के बाद कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद केरला है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि अरब सागर की तरफ तटीय राज्य 5 हो गए। अब हम आते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले यहाँ पर है तमिलनाडु राज्य, फिर इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, फिर इसके ऊपर है उड़ीसा और फिर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी की ओर तटीय राज्य हैं। तो 5 अरब सागर की तरफ, 4 बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो कुल 9 तटीय राज्य हैं। तो तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।
9। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमें बताना है घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर यूपी है। तो राजस्थान दिया हुआ है तो राजस्थान है सबसे बड़ा। इसके बाद में मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद क्या आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र दिया हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं दिया, महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर। फिर आता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक बचता है। तो जो कर्नाटक राज्य है इसका क्षेत्रफल तमिलनाडु से ज़्यादा है, तो इसलिए ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा और चौथे नंबर पर तमिलनाडु हो जाएगा। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 4, 2। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी में सही है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए है कि अध्यारोपित सीमा का, बी है अवशिष्ट सीमा का, सी है पूर्ववर्ती सीमा का, डी है परवर्ती सीमा का। इसको आपको सही जवाब देना है। तो ये जो है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से मैप बना लेते हैं। बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? तो भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? हम इसको ट्रिक से जानते हैं, ममता और बनर्जी। बनर्जी के मतलब बा से बंगाल हो जाएगा। तो यम से मेघालय, फिर ये से असम, फिर यम से मिजोरम और टी से त्रिपुरा। ये जो ये है इससे असम, यानी कि जो असम है ये 2 बार सीमा बनाता है बांग्लादेश से, इसलिए 2 बार असम है। और बा से पश्चिम बंगाल, यानी कि बा से बंगाल। तो ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं किससे? बांग्लादेश से। अब ये कह रहा है कि कौन सीमा नहीं बनाता है? तो असम 2 बार राज्य सीमा बनाता है किससे? बांग्लादेश से। नागालैंड, अब देखिए नागालैंड दूर है इसलिए नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। मिजोरम जो है, मिजोरम सीमा बनाता है तो मिजोरम सही है। मेघालय सीमा बनाता है तो मेघालय सही है। यानी कि सीमा जो नहीं बनाता है उस राज्य को बताना है। तो ये जो नागालैंड है ये सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड कहाँ पर है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर नागालैंड है। तो नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां स्थान, बी है 6ठा स्थान, सी है 7वां स्थान, डी है 8वां स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? रूस का है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है, फिर इसके बाद अमेरिका है यानी कि USA, और इसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा देश है? चौथे नंबर पर चीन है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर अपना देश भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है भारत? 7वें स्थान पर, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 7वां। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? अब हम मैप की ओर ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहले मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। यहाँ पर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिक्किम राज्य है, यहाँ पर भूटान है। तो सिक्किम राज्य यहाँ पर है और यहाँ पर भूटान है। तो सिक्किम राज्य यहाँ पर भूटान सीमा बनाता है पूरब में,
और पश्चिम में नेपाल से सीमा बनाता है और उत्तर में चीन से सीमा बनाता है। तो उत्तर में चीन से सीमा बनाता है, पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से सीमा बनाता है। तो वो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? यानी कि जो एनसीआर है उसके बारे में बताना है। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा हरियाणा राज्य आता है और इसके बाद में राजस्थान राज्य आता है। तो उत्तर प्रदेश के जो है कितने ज़िले आते हैं? उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं, 13 ज़िले हरियाणा के आते हैं और 2 ज़िले राजस्थान के आते हैं। तो उसमें जो अम्बाला है ये हरियाणा का है, लेकिन ये अम्बाला नहीं आता है क्योंकि केवल 13 ज़िले हरियाणा के आते हैं जिसमें अम्बाला नहीं आता है। खुर्जा बुलंदशहर में है, खुर्जा बुलंदशहर में है और ये भी नहीं आता है। खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के केवल 8 ज़िले आते हैं। और करनाल हरियाणा में है और रोहतक हरियाणा में है। तो करनाल और हरियाणा रोहतक ये दोनों किस में आते हैं? एनसीआर में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर कूट प्रश्न था तो इसमें हो जाएगा 3 और 4, ये दोनों किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हम इसको पढ़ चुके हैं। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। यामोत्तर रेखा, अब हम मैप पर ले चलते हैं आपको। ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। यहाँ पर गुजरात राज्य है। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे नीचे यहाँ पर केरला है, यहाँ पर तमिलनाडु है, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और यहाँ मध्य प्रदेश है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो जो कर्क रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये ऐसे गुजरती है, ऐसे। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो सबसे उत्तर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है। फिर इसके बाद में क्या आता है? फिर इसके बाद में क्या आता है? तो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में क्या आता है? तो छत्तीसगढ़ के बाद में आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में क्या आता है? आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें बताना है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है और महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये है हरियाणा का भाग, बी है पंजाब का भाग, सी है राजस्थान का भाग, डी है उत्तर प्रदेश का भाग। तो हरियाणा के 13 जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। राजस्थान के 2 जिले हैं, एक भरतपुर है और दूसरा अलवर है। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं और पंजाब एनसीआर में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पंजाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसने 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये है असम, बी है नागालैंड, सी है त्रिपुरा और डी है पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के मैप के थ्रू समझेंगे। ये है मैप। अब यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या है?
बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा राज्य है। तो त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। कौन कौन? दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन 3 तरफ से जो है घेरे हुए है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन सही होगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे? बांग्लादेश से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है पश्चिम बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है त्रिपुरा। ये जो भारत है, भारत में ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यानी कि जो पूर्वी भारत है, यहाँ 7 राज्य हैं, इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर यहाँ पर त्रिपुरा है और फिर ये असम है। तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर कहे जाते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के। अब इसमें कौन कौन आता है? मेघालय ये आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है। ये जो पश्चिमी बंगाल है ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो कौन नहीं था इसको बताना था, वो कौन है? पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। देखिए, जो भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कि सबसे लंबा तट, तो सबसे लंबा तट किसका होगा? गुजरात का होगा। ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यहाँ पर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा, डी है मणिपुर और सी है मिजोरम। जो मणिपुर है, अब मैप बना लेते हैं। ये मैप हो गया। तो मणिपुर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और मणिपुर के नीचे यहाँ पर मिजोरम है। तो मणिपुर जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये तीनों करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मणिपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां नहीं, 5वां ब्राजील है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये कथन सही है। दूसरा 2.4% क्षेत्रफल है भारत का विश्व के क्षेत्रफल का। तीसरा है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। अब इस बात को समझने के लिए हमें मैप पर आना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मैप बनाएंगे। तो ये है भारत का मैप, ये है मैप। देखिए, जो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के जो बीच वाला भाग है इसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और कर्क रेखा के जो ऊपर वाला भाग है ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत जो है 2 कटिबंध में बसा हुआ है। कौन कौन से? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के जो बीच वाला भाग है वो उष्णकटिबंधीय है और कर्क रेखा के जो बाद वाला भारत है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ये कह रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। ये गलत है, ये समूचा भारत नहीं है। ऊपर वाला भारत यानी कि जो मध्य बीच वाला भारत है, नीचे वाला, वो उष्णकटिबंध में आता है, बाकी ऊपर वाला शीतोष्णकटिबंध में आता है। चौथा कथन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से होकर गुजरती है और यहाँ क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये
कथन चौथा सही है। तो कौन कौन सही है? दूसरा और चौथा कथन सही है। तो दूसरा और चौथा यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। पंजाब है, बी राजस्थान, और तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है झारखंड। तो मान लिया जाए ये अपना उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में दो राज्य सीमा बनाते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड, और यहाँ पर नेपाल हो जाता है। अब आते हैं पूर्व में। पूर्व में बिहार राज्य सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, और दूसरा राज्य पड़ता है झारखंड। छत्तीसगढ़ यहाँ पर पड़ता है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है ये दक्षिण में सीमा बनाते हैं। यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान दक्षिण और पश्चिम में सीमा बनाता है। यहाँ पर है दिल्ली और इसके ऊपर है हरियाणा, यानी कि ये राज्य हो गए जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? ये जो पंजाब है ये सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करते हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि 2, 4 और 3। तो 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है रामेश्वरम, सी है इंदिरा पॉइंट, और डी है जो है कालीमेर पर, पॉइंट कालीमेर पर। इसके लिए हमें फिर से मैप में जाना पड़ेगा। तो ये है भारत का मैप, ये भारत का मैप। यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है यानी द्वीप है, इसे दक्षिणी निकोबार कहते हैं। ये दक्षिणी निकोबार है, और दक्षिणी निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये 2004 में जब बंगाल की खाड़ी में सुनामी आई थी तब ये डूब गया था, और तब से ये डूबा हुआ है। तो ये भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट होगा, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा, और इसके बीच में असम राज्य है। तो असम राज्य 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 राज्यों से, और यहाँ पर मेघालय है, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय है। तो 6, इन 6 और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यानी कि 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन? असम। 6 7 सिस्टर वाले, भाई 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं जिसमें असम भी आता है। तो 6 7 सिस्टर वाले हो जाएंगे और एक पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। इन 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये 24वां प्रश्न हो गया है। 25वां कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ऑप्शन ए है कि सिक्किम भूटान, बी है सिक्किम बिहार, और सी है असम बिहार, डी है उत्तर प्रदेश हरियाणा। नेपाल के पड़ोसी देश की बात कर रहा है। नेपाल से जो है भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन करता है? तो सिक्किम और बिहार ये सीमा साझा करता है नेपाल से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्य श्रेणी, कोडप्पा श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी, गोंडवाना श्रेणी। इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, गोंडवाना भारत की जो है ये नवीनतम चट्टान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए है क्रेटिएशियर युग में, बी है प्लीस्टोसीन युग में, सी है
कार्बोनिफेरस युग में, डी है मायोसीन युग में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्रेटेशियस युग में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट से लावा जो शैल है उसका निर्माण हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ट्रांस और महान हिमालय के मध्य में, बी कह रहा है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, डी कह रहा है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, डी कह रहा है कि शिवालिक हिमालय और बा हिमालय के मध्य में। तो इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैप बनाना होगा। तो ये है जो है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। अब यहाँ पर जब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले कौन सी श्रेणी है? तो सबसे पहले आता है महान श्रेणी। तो ये महान श्रेणी है। फिर महान श्रेणी के बाद में आता है मध्य श्रेणी या लघु श्रेणी। ये मध्य या लघु श्रेणी है। और इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है शिवालिक श्रेणी। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है महान श्रेणी, फिर इसके बीच में है लघु श्रेणी या मध्य श्रेणी, और सबसे बाद में क्या है? शिवालिक श्रेणी। तो किसके मध्य में है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में ये लघु या मध्य श्रेणी स्थित है। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत कथन बताना है। ऑप्शन है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये अगला है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। तो ये भी सही है कथन, ये ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। और सी कहता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अब भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा नहीं हुआ है, क्योंकि जो नदियाँ पश्चिमी तट पर गिरती हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तट या मैदान का निर्माण कब होगा? जब डेल्टा बनाएंगी। तो इसलिए जो है सी कथन गलत हो जाएगा। डी देखते हैं। डी कहता है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये बात सही है, क्योंकि कोयले का 98% जो है भंडार गोंडवाना चट्टान में है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। हमें गलत बताना था, तो इसका उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है परमियन युग में, बी है जुरासिक युग में, सी है क्रेटियस युग में, और डी है ट्रियासिक युग में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी जुरासिक युग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है? धारवाड़ है, विंध्य है, गोंडवाना है, कुड़प्पा है। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गोंडवाना। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और जय हिंद, नमस्कार।